नमस्कार, डीवी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान मौजूद हैं जो मुंबई से पधारे हैं और जिन्होंने 3 बार सतत विधानसभा, 5 बार सतत लोकसभा और 1 बार कैंसर पर विजय हासिल की है। हमारे मेहमान हैं श्री राम नाईक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाईक। नमस्कार। इतने चुनाव आपने जीते, अब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो पहले जैसे ही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहला विधानसभा का चुनाव 1978 में लड़ा। उसके पहले मैं भारतीय जनसंघ का मुंबई का संगठन मंत्री करके काम करता था। उसके पहले मैं मुंबई के ही एक खीरा स्टील वर्क्स करके, गोदरेज के बाद जिनका सारे हिंदुस्तान में स्टील फर्नीचर में नाम था, या डबल डेकर बसेस बनाने वाली जयानंद खीरा कंपनी थी, उसमें मैं कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट करके काम करता था। लेकिन नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री करके काम, और उस समय पर संगठन मंत्री जनसंघ में कभी चुनाव नहीं लड़ते थे। मैंने भी तब तक चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन आपातकालीन स्थिति आई, हम जनता पार्टी में गए। तो जनता पार्टी में कहाँ का संगठन, मैं मुंबई जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बना था, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आपने विधानसभा में जाना चाहिए। इसलिए 1978 में मैंने पहले दफे विधानसभा का चुनाव लड़ा, और तब से फिर चुनाव की राजनीति। तो जो काम मैं पहले करता था, संगठन का काम करता था, और चुनाव हारने के बाद भी मैं पहले जैसे ही काम कर रहा हूँ। कैंसर से जीत के बाद 1993 में आपको कैंसर हो गया, वो लड़ाई कैसी रही? ऐसा है कि कैंसर का नाम लेने के बाद ही, या कैंसर की जांच करने के लिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाना है, ऐसा कोई व्यक्ति को कभी बताया जाता है तो उनको और उनके परिवार को भी लगता है कि भाई अब ऊपर जाने के दिन आ गए। ऐसे में मुझे जब कैंसर है ऐसा तय हुआ, तो मेरे लिए 2-3 बातें थी। एक तो मेरी लड़की डॉक्टर निशिगंधा, वो टाटा के ही कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट करके काम करती थी। आज वो 20 साल वही काम कर रही है। उनके हाथ में नीचे 6-7 PhD भी हो गए। तो कैंसर रिसर्च कैसा चल रहा है वो मैं देखता रहा। और मेरे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोविलकर गुरुजी को कैंसर हुआ, मैंने देखा था। कैंसर होने के बाद भी वो कई साल काम करते रहे। तो कैंसर पेशेंट और कैंसर ठीक हो सकता है, मन की एक इच्छा शक्ति चाहिए, और उसके साथ परिवार का भी एक समर्थन। आर्थिक तो समर्थन की मेरे लिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं सांसद था। तो मुझे तो टाटा के लोगों ने कहा कैंसर हॉस्पिटल में, भाई आप सांसद हैं, आप चाहे तो विदेशों में भी जा सकते हैं, सरकार आपका खर्चा करती है। मैंने उनको कहा कि आप टाटा के डॉक्टर हैं, टाटा कैंसर हॉस्पिटल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, अच्छा माना जाता है, आप मुझे ठीक करते हैं तो मुझे विदेश जाने की क्या जरूरत है। तो एक इच्छा शक्ति, दूसरे परिवार का समर्थन, और तीसरा डॉक्टर्स और कैंसर के दवाओं के बारे में जो संशोधन हुआ है। 20 साल का कैंसर की स्थिति और आज की कैंसर की स्थिति बड़ा अंतर हो गया। 20 साल के पहले आंखों का मोतीबिंदु का ऑपरेशन करना होता था तो 15-15, 20-20 दिन लगते थे, लेकिन आज तो आप जाए और 1 घंटे में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। तो विज्ञान की जो प्रगति है वो भी एक आदमी को समर्थन देती है, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए। तो इस बात में कैंसर के साथ लड़ाई की 1 साल मैं बिल्कुल बाहर था, लेकिन बाहर था इसका मतलब मैं सांसद था, और जो सांसद अध्यक्ष के अनुमति से बीमार है इसलिए सभागृह में नहीं जा सकता है, वो अपना क्वेश्चन भेज सकता है। मैं क्वेश्चन भेजता रहा, वो भी आता था तो लोगों को लगता था कि मैं कहाँ से बीमार हूँ। तो इस प्रकार से सक्रिय रहना यह एक बड़ा है, और मुझे लगता है कि आदमी जब तक सक्रिय रहता है तब तक वो काम करता रहता है। और 20 साल में मैं, और अभी 8 साल में मैं सांसद नहीं हूँ, तब भी पहले जैसा ही काम करता हूँ। लोग भी विश्वास से आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ, और लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं चुनाव हारा 5000 वोटों से, अब लोकसभा में गोविंदा से हारे आप,
लगातार आप जीतते रहे चुनाव, 3 बार विधानसभा, 5 बार लोकसभा, और हारे एक नौसिखिया हीरो से। नहीं, ये तो बुरा नहीं लगा आपको? मुझे तो निश्चित ऐसा लगा कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नए पीढ़ी को सिनेमा का इतना आकर्षण है जी। ऐसा मुझे नहीं लगता था, इसलिए मुझे जरूर दुख लगा। लेकिन जैसे 5 साल बीते तो मुझे और दुख हो गया कि सारे क्षेत्र को 5 साल में कोई विकास, क्योंकि गोविंदा जी जीत कर आए लेकिन संसद में उन्होंने कुछ भी जनता के सवाल नहीं उठाए। आखिर उन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं असफल हूं, मैंने ये बात रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लोगों का, समाज का जो नुकसान हुआ उसके कारण मैं दुखी हो गया। आप 13 अक्टूबर 1999 से 13 अप्रैल 2004 तक 5 साल निरंतर केंद्र में मंत्री रहे, पेट्रोलियम मंत्री, एक ही विभाग के मंत्री रहे। अभी 5 साल में 6 पेट्रोलियम मंत्री हो गए, 5 साल में 5 रेलवे मंत्री हो गए। तो लगातार 5 साल काम करने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि यहाँ के पेट्रोलियम मंत्रालय ठीक चलता है? अभी नहीं, ऐसा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ठीक नहीं चल रहा है, इसके लिए तो 5 दफे नहीं लेकिन 4 मंत्री बदले गए हैं और देश को भुगतना पड़ रहा है। कोई ठोस इस प्रकार की पेट्रोलियम की पॉलिसी नहीं है। अब अभी अभी देखिए ना, इस महीने में सरकार ने डीजल के लिए दोहरी मूल्य नीति अपनाई और जो रिटेल आउटलेट, मतलब पेट्रोल पंप पर जो डीजल होता है, मिलता है, उसका हर महीने में 45 पैसा प्रति लीटर बढ़ाएंगे, लेकिन रेलवे या जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होती है, बड़े ग्राहक जो होते हैं, उनका उन्होंने 11 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया। अब लग्जरी बस रिटेल आउटलेट पर जाएगी, लग्जरी बस जी, तो उसको सस्ते में डीजल मिलेगा, और राज्य सरकार की परिवहन क्षेत्र की बस जाएगी, बस को 11 रुपये डीजल महंगा। या अब एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में भी जो उन्होंने किया है, तब मैं पेट्रोलियम मंत्री था तो उस समय पर 1 करोड़ 10 लाख लोगों की प्रतीक्षा सूची थी एलपीजी पाने के लिए। मैंने वो सब समाप्त कर दी। इतने ही तो 5 साल में 3 करोड़ 40 लाख नए कनेक्शन दिए। उसके पहले के 40 साल में 3 करोड़ 17 लाख दिए थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर बड़े पैमाने पर दिए। जिसको 2 सिलेंडर चाहिए उसको 2 दिए। अफरा तफरी खत्म हो गई, सुलभता से मिलने लगा। जब सुलभता से मिलता है तो घर में आनंद होता है। अपना रसोई घर सुखी है तो महिला सुखी, महिला है सुखी तो घर सुखा। और इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण के नाते हमने एलपीजी सिलेंडर सारे देश में फैलाने की कोशिश की। और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 14 किलो का सिलेंडर उठा के ले जाना, जहां रास्ते नहीं है, वहां मुश्किल होता है, वहां के लोगों के लिए 5 किलो का भी हमने सिलेंडर बनाया। तो यह एक भूमिका है कि आम आदमी को सहजता से उसका जीवन यापन करने का मिले, इस प्रकार की हमने कोशिश की। पूरे कोयले की खदान में जिंदगी बीती है आपकी। पेट्रोलियम मंत्रालय कोयले की खदान है, आपके ऊपर दाग नहीं लगे। आप कोशिश तो की गई होगी लोगों ने। अब क्या मैं बताऊं? हाँ। एक उदाहरण इसके बारे में मैं बताऊं। देखिए, हमारे समय पर देश के आवश्यकता के अनुसार लगभग 70% हमको कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता था और फिर उसमें से पेट्रोल, अपने रिफाइनरी में से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, मिट्टी का तेल वगैरह बनाते हैं। अब ये 70% से हमारी निर्भरता 83% तक गई है और इसलिए अपना स्वदेश का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, नहीं तो, क्योंकि इसके बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा करना पड़ता है। तो हमने एथेनॉल का उत्पादन करने का निर्णय किया। एथेनॉल क्या होता है कि गन्ने से जब चीनी बनती है तो मोलेसिस बनता है, या हिंदी में उसको शीरा बोलते हैं जी। उस शीरा से कुछ उनको मिलता नहीं था, तो शीरा मुफ्त में भी लेके जाए तो लोगों को अच्छा लगता था और इसलिए ये एक दृष्टि से वेस्ट माना जाता था। लेकिन उसमें से एथेनॉल बनाया जाए तो एथेनॉल बनाते हैं तो पेट्रोल में
वो मिक्स हो सकता है, उससे विदेशी मुद्रा भी बच जाती है, लेकिन उससे अधिक लाभ यह है कि अपने किसानों को गन्ने का उत्पादन का मूल्य ज़्यादा मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमी का थोड़ा उत्साह मिलता है। अब हमने ये शुरू किया जी। और ये सरकार आई और उन्होंने बंद किया, लेकिन हमने जब शुरू किया तब मेरे पास लिकर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल आया कि साहब आपने ये निर्णय किया है, हमारा भारी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला भाई क्या नुकसान है आपका? बोले नहीं, हम तो ये शीरे से शराब बनाते थे, लिकर। हाँ हाँ। तो हमें अभी लिकर के लिए ये मोलासिस सस्ते में नहीं मिल रहा है, महंगा हो गया है, हमारा धंधा कैसा चलेगा, हमारे ग्राहक नाराज हो रहे। हाँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे ग्राहक नाराज हो रहे, तुम्हारा धंधा बंद हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी भी वो चाहते थे। तो मैंने उनका सुना नहीं, तो फिर वो गए प्रधानमंत्री के नाते वाजपेयी जी के पास। तो वाजपेयी जी ने कहा भाई राम नाईक बोलता है, वो सच है। और मैंने ही उनको कहा कि भाई ब्राजील में ये बनता है तो अपने यहाँ क्यों नहीं? तो वाजपेयी जी ने भी नहीं माना, लेकिन हमारी सरकार चली गई। तो जब मेरे पास मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि आप कुछ, हम आपको सहयोग कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ करिए। मैंने बोला मैं कुछ ना कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन हमारी सरकार चली गई और बाद में लिकर लॉबी का प्रभाव हुआ और एथेनॉल खरीदना बंद हुआ। अब 8 साल के बाद फिर से एथेनॉल लेने का सरकार ने इस जनवरी में फैसला किया। यह है अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का दबाव लाना। अब शक्कर को डीकंट्रोल करने जा रही है सरकार। शक्कर पे मूल्य नियंत्रण खत्म हो जाएगा, मतलब किसी भी भाव में शक्कर बेचो। ये सब महाराष्ट्र के शरद पवार जी के राज में हो रहा है। प्याज महंगा हो रहा है, उन्होंने शक्कर 13 रुपए की 40 रुपए तो कर ही दी। क्या लगता कोई राजनीतिक नीयत उनकी ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा है कि शरद पवार जी बड़े कुशल है। हाँ। और ये फ्री इकोनॉमी के नाते ये सारी बात चल रही है। इसमें छोटे ग्राहक, आम आदमी का ख्याल नहीं हो रहा है और आम आदमी मारा जा रहा है। देखिए पेट्रोल सेक्टर, केवल पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है, उस पर मत आकी सारी उसकी चीजें। ये महंगाई के कारण, महंगाई का दुष्ट चक्र जो है उसको एक गति मिलती है। डीजल महंगा हुआ तो सारा ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। बाजार से सब्जी लाना होगा तो ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, कार है, सब महंगा होता है और उसका एक विपरीत परिणाम होता है। लेकिन शरद पवार जी ये जानते हैं और कृषि तज्ञ भी है, लेकिन उनका ख्याल आम आदमी की ओर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, दुर्भाग्य से नहीं है। लेकिन शक्कर का कोई बात की कमी होने वाली है तो पहले ही बोल देते हैं कि अब ये दाम बढ़ने की संभावना है, मतलब इशारा है व्यापारियों को कि बढ़ाओ दाम। तो शरद पवार जी आम जनता के लिए काम नहीं करते, एक लॉबी के लिए काम करते हैं। हाँ, वो लेकिन वो कहते हैं कि मैं कृषि लॉबी के लिए, किसानों के लॉबी के लिए, इसका लाभ किसानों को ज्यादा होगा। हाँ। ये भूमिका में वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। यानी शीरा न खरीदा जाए, सरकार ये पेट्रोल में न मिलाए, इसमें लॉबी का फायदा है। शक्कर महंगी हो, आम आदमी का नुकसान है पर उनका फायदा है। बड़ी बड़ी टाउनशिप्स आए, उनका फायदा है। ऐसा लगता है कि एनसीपी भटक गई। नहीं, एनसीपी भटक नहीं, एनसीपी पहले से ऐसा ही करती आई है। हाँ। देखिए इसमें ये समझना चाहिए कि अभी खुद शरद पवार जी को भी लगा, उनके एक मंत्री ने उनके लड़के और लड़की के शादी में लगभग 2 करोड़ रुपया खर्चा किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है वगैरह। महाराष्ट्र में बड़ा चर्चा का ये विषय बना है। लेकिन शरद पवार की रणनीति कुछ विशेष क्षेत्र को सामने रखकर उसका लाभ कैसा होती है यह है। और इसलिए शहरों में वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अपने अपने ढंग से समर्थन देते रहे। अब मैं मुंबई का हूँ, मुंबई जैसे शहर में मध्यम वर्गीय आदमी के लिए नया घर लेना मुश्किल हो गया है। 40-50 लाख से सिंगल रूम और किचन का फ्लैट भी नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति आई है। ये क्यों हुआ? तो दाम जमीन के बढ़ गए और इसमें निश्चित तौर पर उनका
उनका मतलब कांग्रेस का, जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ऐसे विषयों में एक राय बनकर काम करते रहे हैं। आपने बहुत सारे अनूठे काम किए हैं। संसद में वंदे मातरम गाने का मामला हो, विधायक निधि शुरू करवाने का मामला हो, सांसद निधि शुरू करने का मामला हो, झोपड़पट्टी में 2 मंजिला टॉयलेट बनाने का मामला हो, कुष्ठ रोगियों की सेवा के, इतने सारे काम आपने किए हैं। पर किसमें आपको लगा कि मैंने बिल्कुल सही काम किया, जब आपको बहुत संतुष्टि मिली? नहीं, ऐसा है, मैं कह दूँ तो मुझे जो भी काम मिलता है उसमें एक समाधान होता है। इसलिए अब मेरी उम्र तो वैसे 78 पूरे होने आई है जी। और मैं सक्रिय हूँ, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और इसलिए काम का मुझे समाधान हमेशा मिलता है। लेकिन उसमें भी आप पूछेंगे कि भाई आपको किसमें समाधान हुआ, चुनना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब कारगिल की लड़ाई होगी और कारगिल के लड़ाई में जो भी अपने सैनिक हुतात्मा हुए, जिन्होंने बलिदान किया, तो मैं पेट्रोलियम मंत्री था, तो मैंने ये निर्णय लिया कि जो हुतात्मा हुए हैं ऐसे सैनिक के परिवार को तेल कंपनी के माध्यम से एक पेट्रोल पंप देना, मतलब 40-50 लाख रुपए की सारी तैयारी करके देना, या एलपीजी की एजेंसी देना, मतलब 20-25 लाख खर्चा करना, ऐसे सभी को मैंने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दी जो चाहते थे उनको। और वह काम जब मैंने किया तो मेरे आंखों में भी आंसू आए कि मैं इतना तो कर पाया, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया उनके लिए। ऐसे कई बातें, अभी ये आपने बात निकाली बॉम्बे की, मुंबई की, बम्बई की। अब मैंने आग्रह किया, मैंने तथ्य रखे, इसलिए फिर भारत सरकार को जो शहर का मुख्य नाम है मुंबई, वो सभी भाषाओं में करने के लिए सरकार ने मान्यता दी। मैंने ये किया, लेकिन उसके बाद फिर मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हुआ। कितने शहरों के नाम अपने मूल नाम जो थे, एक स्वाभाविक सांस्कृतिक बात जो होती है, उसका मुझे आनंद है। तो मैं कभी खड़ा होता हूँ था लोकसभा में और कोई दूसरा भूल से भी बॉम्बे कहेगा तो सदस्य बोलते जाए राम नाईक है, तो फिर वो हाँ नहीं मुंबई। तो ये काम का एक आनंद मुझे हमेशा मिलता आया है। आपने बड़ा संघर्ष करके जिंदगी आगे बढ़ाई है। नाइट कॉलेज में पढ़ाई की आपने, कोई आपके लिए चांदी का चम्मच आपको लेकर नहीं आया। नाइट कॉलेज में पढ़ाई की, छोटे से पद शुरू किया, कंपनी सेक्रेटरी बने, कंसल्टेंट बने, ये सब काम आपने किए, बड़े अच्छे काम किए। फिर जब आपने मुंबई के स्थानीय लोगों की समस्या लड़ी, झोपड़पट्टी के लोगों की समस्या लड़ी, तारापुर के विस्थापितों के स्थापन के मामले में आप आगे आए, झोपड़पट्टियों में 2 मंजिला टॉयलेट बनाने की योजना, तो ये सब चीजें आपको लगा कि पैसे कमाने का लालच नहीं आया आपको? देखिए, इसमें से पैसा कमाया जाता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में मेरे 3 आदर्श थे। एक, स्वयं मेरे पिताजी, वो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। पहले जो रियासतें होती थी उसमें से महाराष्ट्र में औंध करके एक रियासत था। तो अंग्रेज सरकार की मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी करना जरूरी है, तो उन्होंने वो औंध संस्थान में स्कूल की नौकरी के लिए वहाँ वो हाई स्कूल के हेडमास्टर बने। तो उन्होंने जिस अनुशासन पूर्ण जीवन बिताया वो मेरे लिए एक आदर्श थे। तो मैं उनका नाम खराब न हूँ, उससे भी मैं अच्छा करूँ, ऐसा हमेशा दिमाग में होता था। दूसरा, मेरे कॉलेज के जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और मेरा नज़दीक का संबंध आया। मैं संघ प्रचारक करके निकलने वाला था बीकॉम होने के बाद 1954 में, लेकिन उसी साल में मेरे पिताजी गुजर गए। तो फिर घर का ख्याल करने के लिए घर में न जमीन है न कोई प्रॉपर्टी है, तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध के कारण परम पूजनीय गुरुजी को मैंने बहुत नज़दीक से, और उनके होते हुए जो संघ के कई प्रचारक निकले, नज़दीक का संपर्क आने के कारण वो एक आदर्श मेरे सामने था। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने
जब एकात्म मानववाद का विचार रखा, पर 3 भाषण उसके लिए उन्होंने मुंबई में किए थे। मैं मुंबई के छोटे से इकाई का उस समय पर अध्यक्ष था, तो वो विचार दिमाग में हमेशा रहते। तो ये 3 बातें मुझे हमेशा, ये 3 चित्र आंखों के सामने होते हैं, मेरे पिताजी के, गोलकर गुरु जी के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। तो ये काम करने का आनंद अधिक है पैसे कमाने से, ऐसा मुझे लगता रहा है। अटल जी की आप बहुत तारीफ करते हैं, अटल जी को आप सबसे महान प्रधानमंत्री बताते हैं, क्यों? ऐसा है कि मेरा ये भाग्य है कि अटल जी को मैंने लगभग 1957 से देखा है, उनके साथ काम भी किया है। उनका वक्तृत्व, उनकी भाषा, उनका काव्य, उनका कविता पठन, ये सारा मैंने नज़दीक से देखा है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, 1957 की याद मुझे है कि उत्तर प्रदेश से अटल जी ने 3 जगह से चुनाव लड़ा, पार्टी आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए। तो एक जगह पर उनका डिपॉजिट चला गया, एक जगह पर वो डिपॉजिट बचा पाए, और तीसरी जगह पर वो जीत गए बलरामपुर में। जी। तो एक जीप के आधार पर उन्होंने ये 3 चुनाव लड़े थे, ये मैंने देखा है। और अटल जी जब देश का दौरा करते थे, कितनी मुसीबतों में, उस समय पर न एयर कंडीशन गाड़ियां थी, ना स्पेशल हवाई जहाज थे, या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आजकल हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं। तो वहां से लेकर जब प्रधानमंत्री बने, और उनके कविता में उन्होंने एक एक, अब जो बात मुझे बहुत दिल को अच्छी लगी वो ये है कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं गैरों के गला नहीं लगा पाऊँ। अब कितना बड़ा सिद्धांत कहिए, एक व्यावहारिक बात उन्होंने रखी है। और 23 पार्टियों को लेकर सरकार चलाना, और उस सरकार में भी आज समझो जिसमें ममता बनर्जी है, अलग अलग लोग हैं। लेकिन 98 जब एक वोट से हम हारे चुनाव, लोकसभा में मत से हारे, तो उस समय पर बात चल रही थी कि अपने को शायद 1-2 वोट कम पड़ेंगे। तो अटल जी ने आग्रह से कहा था, भाई नरसिंह राव ने जैसे वोट खरीदी का काम किया वैसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। और एक वोट से हम लोकसभा में हारे, तो जाकर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और कहा कि अब हम लोगों के पास जाकर फिर से बड़ी संख्या में आएंगे। अब यह जो उनकी दूरदृष्टि है, और बाद में जिस प्रकार से सरकार उन्होंने चलाई, देखिए देश का अणुपरीक्षण उन्होंने किया। और अणुपरीक्षण क्यों नहीं कांग्रेस ने किया था? तो उनको डर थी कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, दबाव डालेंगे। नरसिंह राव जी ने अपने इसमें कहा भी है। लेकिन अटल जी ने वो फैसला किया, ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है। फिर ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ऐसे होते हुए भी अटल जी ने कहा कि मेरा देश खड़ा रहेगा, जो भारतीय इन देशों में काम करते हैं वो भी हमारे साथ होंगे। ऐसे एक विश्वास के साथ उन्होंने सारे प्रतिबंधों को सामना किया, संघर्ष किया, और फिर उनको ही हटाना पड़ा। और बाद में 23 पार्टी की सरकार चलाना, इतनी सरकार, मूल्य स्थिर रखना, सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि किसानों को ग्रामीण व्यवस्था में जो रास्ते बनाने की बात है, आज हम देख रहे कि हाईवे कैसे हो रहे, और गांव-गांव में जाने का नाम बदल दिया, योजना का, सड़क का नाम बदल दिया। लेकिन जिस प्रकार से अटल जी की दूरदृष्टि थी वो कमाल की थी। अब इस समय महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जगह नरेंद्र मोदी लेंगे, उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है, कैसा लगेगा? नहीं, ऐसा है कि इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बात अपनी साफ की है कि इस समय पर कौन पार्टी के ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, वह चुनाव जब आएंगे उस समय पर हम घोषित करेंगे। इस समय पर हमारा ख्याल, जो अभी कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, कर्नाटक में है। तो ये राज्यों में, 4 राज्यों में हमारी सरकार है, तो 2 राज्यों में हम विपक्ष है। दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता है विधानसभा में,
लेकिन वहां के 3 कॉरपोरेशन के चुनाव अभी अभी हुए, वो हमने जीते हैं। तो ये चुनाव हम जीतने के, वो हमारा इस समय का लक्ष्य है। जब ये चुनाव पूर्ण होंगे और लोकसभा के लिए हम जाएंगे, उस समय लोग तो कहते हैं मुंबई और दिल्ली में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे वाली हालत है। नहीं, ऐसी तो स्थिति है। और ऐसी स्थिति होने के कारण हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है कि हम एक राय से काम करें, केवल एक राय से नहीं। हाँ। तो जो जिनके साथ हमारा गठबंधन है वो भी साथ मिलकर एक आवाज से काम करें। तो निश्चित तौर पर आज की स्थिति ऐसी है कि जैसे आपातकालीन स्थिति के बाद में हुआ था, उस प्रकार लोगों के मन में भ्रष्टाचार के कारण, बढ़ती हुई महंगाई के कारण और देश के सुरक्षा को लेकर, फिर पाकिस्तान का मामला हो या आंतरिक सुरक्षा हो, लोग गुस्से में हैं। उसकी अभिव्यक्ति होगी, तो उसकी अभिव्यक्ति जब होगी, लोग करेंगे, तब हमने उसका स्वागत योग्य पद्धति से करना चाहिए। इसमें हम लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की युति का क्या हाल है? देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना युति को अब 25 साल हुए हैं। 25 साल, और कोई भी दो पार्टी की युति हिंदुस्तान में कहाँ भी नहीं रही है, कम्युनिस्टों को छोड़कर। तो हम साथ में काम कर रहे हैं। साथ में सीटों के, राजनीतिक पार्टियों में सीटों के बंटवारे के बारे में कभी कभी मन से कहाँ आएगा? मन से आएगा बीच में? नहीं, लेकिन वो संघर्ष भाजपा शिवसेना में नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने कौन से सीटें लड़नी, हमने कौन से लड़नी, मोटे तौर पर तय है। कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होता है रणनीति के दृष्टि से, तो होगी। दोनों ठाकरे बंधु मिलेंगे? जहां तक मन से का सवाल है, हाँ, कि दोनों ठाकरे बंधु मिलेंगे क्या, ये आप पूछ रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना के बाला साहब ठाकरे होते हुए राज ठाकरे जी बाहर निकले हैं और उन्होंने अलग पार्टी की स्थापना की है। तो उनका मिलना मुझे तो संभव नहीं दिखता है। लेकिन जो सद्भाव रखने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि भाई उन्होंने साथ में आना चाहिए। सद्भावना रखने वाले और वास्तविक राजनीति, इसमें कभी कभी अंतर हो जाता है, लेकिन वो अंतर है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का दोनों का मिलन होगा। और दोनों का मिलन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि केवल यही बात रही कि शिवसेना या मन से, तो निश्चित तौर पर शिवसेना के साथ हम रहेंगे। ऐसा कुष्ठ रोगियों के लिए आपने बड़ी लड़ाई, कुष्ठ रोगियों के लिए आप बहुत कार्य कर रहे हैं, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए। अब क्या कर रहे हैं आप कुष्ठ रोगियों के लिए? नहीं, कुष्ठ रोगियों के लिए मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। वो बताने के पहले इस समस्या की ओर मेरा क्यों ख्याल गया वो मैं आपको बता दूं। यानी हम सब लोग देखते हैं कि कुष्ठ रोगी जो होते हैं वो भीख मांगते हैं, और हम भी भाई क्या क्या करें, हाथ नहीं है, पैर नहीं है करके देते हैं। 1978 में मैंने जब पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस समय पर जनता पार्टी के नाते हम पॉपुलैरिटी में थे। मैं पहला चुनाव लड़ रहा था और मुझे लगभग 75% वोट्स मिले। लेकिन उसमें 2 मतदान केंद्र ऐसे थे कि एक मतदान केंद्र पर मुझे केवल 3 वोट मिले और दूसरे मतदान केंद्र पर 2 मिले। तो मैंने सोचा क्या है, मैं देखूं। तो जहां मुझे वोट 2 मिले थे, वो मैंने बोला भाई मतदान केंद्र की सूची लाओ। तो देखने के बाद ख्याल में आया कि वो कुष्ठ पीड़ितों की वसाहत है। और कुष्ठ, तो फिर मैंने बोला भाई पूछो तो सही, मुझे क्यों नहीं वोट दिए। तो कार्यकर्ता ने पूछताछ की, मैंने भी उन लोगों से बात की। तो उन्होंने कहा साहब, हम तो गैर कानूनी शराब बनाते हैं, आपको मालूम है। तो हमको तो ये बताया गया था कि राम नाईक आएगा तो गैर कानूनी शराब आप नहीं बन पाएंगे, आप शराब नहीं बना पाओगे तो आप भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरने से ये बात को लेकर हमने आपको वोट नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका मुद्दा तो सही है कि भूखे नहीं मरना, लेकिन शराब बनाने का मुद्दा तो सही नहीं है। तो इस भूमिका में मैंने उनसे काम करना शुरू किया। काम करते करते मित्रता बन गई, स्नेह बढ़ गया, मुझे वोट भी उनसे मिलने। लेकिन उनके वोट कितने होते हैं, कोई भी बस्ती में 100-150 इतने होते हैं। लेकिन ये काम करते करते मेरे सामने जो चित्र आया, उसके कारण मैंने राज्यसभा को पिटीशन दिया
जब सरकार कुछ नहीं करती है तो क्या आधार है? तो अंतिम अस्त्र ये होता है कि संसद के पास जाकर आम आदमी भी अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उसको संसदीय परिभाषा में पिटिशन देना कहते हैं। तो मैंने वो पिटिशन किया और फिर पिटिशन कमेटी होती है, उस कमेटी ने कई जगह पर जाकर जांच की, सरकार से जवाब मांगे, रिपोर्ट दिया, फिर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट। इस प्रकार से समाज ने जिसको बहिष्कृत किया है, उस बहिष्कृतता से उनको सांसद और राष्ट्रपति के तक हमने ये समस्या लेने का काम किया। इसका एक अलग दूसरा आनंद भी है और उसके लिए काम करना एक कर्तव्य भी होता है। ये काम करते करते मुझे ही पता नहीं चला, लेकिन सारे कुष्ठ रोगी, कुष्ठ पीड़ितों में काम करने वाली एक इंटरनेशनल लेप्रेसी यूनियन करके संगठन है, उन्होंने मुझे कहा कि भी आपने हमारा अध्यक्ष स्थान स्वीकार करना चाहिए। तो मैं गए दिसंबर में ही उसका अध्यक्ष भी बन गया हूँ। उनके साथ काम करने में एक मानसिक आनंद मिलता है, वो आनंद मैं लेता रहता हूँ। नाइक साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमारे आग्रह पर आपने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, एक निजी यात्रा पर आप इंदौर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको भी हृदय से धन्यवाद, क्योंकि इंदौर नगरी एक ऐसी नगरी है, लेकिन मैं यहाँ भी रेल मंत्रालय के काम के कारण, पेट्रोलियम के काम के कारण आया था, मुझे बहुत आनंद हुआ। नमस्कार। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।